चलिए हम लोग अभी के क्लास में यहीं से आगे तक पढ़ेंगे। आपको हमने पहले बता दिया था कि इतिहास को हम लोग 3 कालखंडों में बांटते हैं। ये वीडियो मैंने पिछले पार्ट 1 में बना दिया था, ये आज पार्ट 2 आने वाला। ठीक है, आप अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर यहाँ आइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्लास में क्या चल रहा है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट किए थे नए सीरीज, जैसे आपको पता ही होगा, BST BPC बुक रीडिंग का, क्योंकि आप लोग खुद से कैसे पढ़ के नोट्स तैयार कर सकते हैं, इसी की हम लोग यहाँ पे जानकारी लेना स्टार्ट कर रहे थे कि कैसे हम लोग बुक पढ़ के खुद से समझ सकते हैं। ठीक है, उसी सीरीज में आज पार्ट 2 है और ये चैप्टर नंबर 2 का ही हम लोग पढ़ रहे थे। और हम लोग पार्ट 1 में ये इतना तक देख चुके थे कि इतिहास को हम लोग 3 कालखंडों में बांटे थे। अब ये क्यों बांटे थे, कैसे बांटा गया, ये सभी चीज़ें हमने पार्ट 1 में डिस्कशन कर दी। तो आज हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे यहाँ से। तो हम लोग जैसे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पीछे से, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग 3 कालखंडों में बांटे थे। पहला था प्राचीन काल, सेकंड था मध्यकाल और थर्ड था आधुनिक काल। और आपको हमने बताया था कि इन सभी की अपनी अपनी विशेषताएं थी। जैसे प्राचीन काल की अपनी क्या विशेषता थी कि इस समय में लोगों ने अनाज का उत्पादन करना सीखा। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसमें कुछ जगह साक्ष्य भी नहीं मिलता हमें, क्योंकि सबसे प्राचीन समय में क्या क्या हुआ उनके बारे में उतना लिखित साक्ष्य हमें मालूम नहीं है। ठीक है, जिसे हम लोग पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहते थे, हमने आपको बता रखा था। उसके बाद इसी में देखे थे कि कैसे लोग पशुपालन स्टार्ट करते हैं। तो इसकी सारी जो अपनी विशेषताएं तो हमने दिखा दिया था। तो इस काल में हम लोग प्राचीन काल से लेकर के और 700 से 800 ईस्वी के बीच की कहानियों को हम लोग यहाँ प्राचीन काल में अध्ययन करते हैं। मध्यकाल में हम लोग 8वीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं शताब्दी, अर्थात 700 से 8वीं ईस्वी के बाद की कहानी से लेकर के और 1700 से 1800 ईस्वी तक की कहानी को हम लोग इस काल में पढ़ते हैं, मध्यकाल में। उसके बाद हम लोग चलते हैं आधुनिक काल में, और आधुनिक काल में हम लोग देखेंगे तो ये 1800 के बाद और जो अभी तक की जितनी भी चीज़ें चली हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग आधुनिक काल में पढ़ते हैं। और इस चीज़ तक हमने लगभग अच्छी तरीके से उसमें डिस्कशन कर दिया था, इसीलिए हमने बोला था कि आप लोग पहले जाके उसकी वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए। हम अब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जाके देख लीजिए। इसकी आगे की कहानी हम लोग जानते हैं और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमें या फिर जो किताब में लिखा हुआ है इनको पता कैसे चला कि उस समय ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो आपके बुक में भी, क्योंकि आपको मैंने पहले बता रखा था कि बुक और कॉपी पेन आप लोग अपने पास रखिए। BST BPC का एक बुक रखिएगा साथ में, क्योंकि हम लोग उसी का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, और उसी के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं कि मानव इतिहास को हम लोग कैसे जानते हैं। ठीक है, और हम लोग का मेन डिस्कशन इसी पे होगा कि हम लोग मानव इतिहास को कैसे जानते हैं, क्योंकि हमें भी जानकारी मिली होगी या फिर बुक में जो भी चीज़ लिखा होगा उनको कैसे यह बात पता चला, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करना चालू रखेंगे। तो मानव इतिहास को आप बुक में भी देखिएगा तो आपके बुक में यह हेडिंग दिया होगा कि मानव इतिहास को हम कैसे जानते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में बुक के अंदर एक मेन हेडिंग दे के लिखा होगा, मानव इतिहास को हम कैसे जानते हैं। अभी बुक नहीं देखना, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप बुक पढ़िएगा। मानव इतिहास को हम कैसे जानते हैं, यही आपका बुक के अंदर हेडिंग दिया होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हमको ये सभी चीज़ें जानकारी होगी कि प्राचीन काल यहाँ से यहाँ तक है, प्राचीन काल में ये सभी चीज़ें हुई, मध्यकाल में ये सभी चीज़ें हुई, आधुनिक काल में ये सभी चीज़ें हुई, तो फिर ये हुई कैसे, इसकी जानकारी हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो बुक में लिखा हुआ उनको कहाँ से पता चला। ठीक है, तो देखो इन सभी चीज़ों की जो जानकारी है ना, ये लगभग कहीं ना कहीं लिखा हुआ था या फिर कुछ न कुछ वस्तुएं थी जिसकी जानकारी से हमें मिलती है। जैसे इमेजिन कीजिए कि आज अभी हम लोग इतने सारे कारोबार करते हैं, तो कुछ न कुछ चीज़ें लिखते हैं, कुछ न कुछ हमारे पास वस्तुएं होती हैं, जिन वस्तुओं के आधार पर हम अपनी पूरी दुनिया में या फिर पूरे घर में या जहाँ पर भी हम लोग रहते हैं वहाँ पर की सारी क्रिया होती है। जैसे अभी हमारे पास फ़ोन है, ये माइक है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, वहाँ पंखा है, ठीक है, ऊपर बल्ब लगा हुआ है। तो ये सभी के सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो उस समय भी तो कुछ लोग कुछ ना कुछ उपयोग करते होंगे। तो उस समय जो लोग यूज करते थे उनका जो अवशेष है
वो खुदाई के कारण मिलता है। ठीक है, कभी कभी जब नीचे डीप तक उसका खुदाई की जाती है तो उसमें से मिलता है, और कुछ कुछ जो उस समय लोग लिखा करते थे उनसे हमें जानकारी मिलती है। तो हम लोग ना इस चीज़ को जो जानकारी मिलती है इसको स्रोत कहते हैं, और इसको हम लोग दो भाग में यहाँ बांट के देखेंगे। एक्चुअली इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन आपको इस बुक के अकॉर्डिंग दो से तीन भाग में ही बांट के आपको देखना है। तो अगर इसको हम दो भाग में अभी के लिए बांटे तो एक हो जाएगा इसका लिखित स्रोत। लिखित स्रोत का मतलब अर्थात लिखित स्रोत का मतलब एक ऐसा स्रोत जो लिखा हुआ हमें मिला है। ठीक है, और एक ऐसी स्रोत है जिसमें हमें वस्तुएं प्राप्त होती है, और इन्हें पुरातात्विक वस्तुएं कहती है। लिखी हुई नहीं होती हैं, लेकिन हम लोग वस्तुएं को देख करके ये पता करते हैं कि एक्चुअली में ये लोग पहले कैसे रहते थे, क्योंकि हम लोग इतिहास में इसी चीज़ की जानकारी लेते हैं। तो अगर आप लिखित स्रोत को जानने की कोशिश करें तो लिखित स्रोत में एक्चुअली में क्या लिखा होता था, अगर आपको मिला भी होगा तो क्या क्या मिला होगा, ज़रा इसकी जानकारी लेते हैं। तो लिखित स्रोत में ना आपके बुक के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, हम पूरे डीप तक नहीं जाएंगे। आपका बुक जितना पढ़ाया है BST BPC क्लास 6 का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से उस बुक को, मेरे क्लास वीडियो देखने के बाद आप बुक को पढ़िएगा ताकि आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाए। मेरा बस मकसद यही है, आप खुद से पढ़ के, क्योंकि एक दो क्लास हम कराएंगे उसके बाद खुद से आप अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा पढ़ के। ठीक है, आएंगे वैसे वीडियो, लेकिन आप लोग खुद से ही वो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि क्योंकि आपको एक ऐसा दृष्टिकोण बन जाएगा बुक पढ़ के और खुद से नोट्स बनाने का, खुद का बुक रीडिंग का हैबिट डालिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए लिखित स्रोत के अंदर क्या होते हैं, ये ना पहले लिखा होता था। अब इसमें लिखा हुआ क्या होता था, अगर लिखित स्रोत है तो इसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा। अब इसमें लिखा क्या होता था, तो इसमें ज़्यादातर राजाओं के बारे में जानकारी लिखी होती थी। तो हम लोग अगर इसमें देखें, अभी एक काम कीजिए, साथ में लिखते चलिएगा। ये ना PDF उडीएफ वाला झंझट छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे बहुत सारे बच्चे नहीं लिख पाते, हमें जहाँ तक जानकारी है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखने की कोशिश करते हैं। चलो आगे आते हैं। देखो इसमें जो लिखित सूरत में लिखा होता था, ये राजाओं तथा, साथ में लिखते चलिएगा, राजाओं तथा आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। देखो ये ज़रूर पहुँच पे, लेकिन आम जनता के बारे में बहुत सारी जगह उतनी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन राजाओं के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें उस समय मिलती है कि किस तरीके से राजाएं रहते थे, वो अपना प्रशासन कैसे चलाते थे। एक्चुअली कभी कभी ये लिखित स्रोत में ही अधिकतर हमको देखने को मिल जाता। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता था, तो उस समय लोग ज़रूर कुछ न कुछ विचार मानते होंगे, धार्मिक मान्यता होगा उनका। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि लिखित स्रोत में धार्मिक मान्यता देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यता के साथ है उस समय का जो अवधारणाएं थी उसकी भी हम लोग नॉर्मली जानकारी लेते हैं। तो धार्मिक मान्यताएं या धार्मिक विचार भी कह सकते हैं, मान्यताएं एवं विचार। ठीक है, धार्मिक मान्यताएं एवं विचार, यह सारी चीज़ हमें लिखित स्रोत में देखने को मिल जाती है। क्या क्या मिलती है, राजाओं तथा आम जनता के बारे में जानकारी ये लिखित स्रोत में मिलती है। ठीक है, धार्मिक मान्यता एवं विचार, अर्थात उस समय लोग किस धर्म को मानते थे, उनकी क्या क्या मान्यताएं थी, लोग किस तरीके से उसका विचार प्रकट करते थे, ये सभी चीज़ें क्योंकि लिखावट से तो लगभग पता ही चल ही जाती है। चलो उसके बाद देखते हैं, इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमें औषधियाँ के बारे में भी जानकारी मिलती है। औषधियाँ तथा विज्ञान के विषय के बारे में भी जानकारी हमें लिखित स्रोतों से अधिक मिलती है। अब हम लोग इसकी चर्चा धीरे धीरे आगे करेंगे, कैसे कि हम लोग इस चीज़ की जानकारी कैसे हमें प्राप्त होती है। बस अभी आप इतना जानने की कोशिश कीजिए कि इस इतिहास को हम लोग जानते कैसे थे। एक स्रोत है लिखित और दूसरा स्रोत है वस्तु। लिखित स्रोत में क्या होता है, ये लिखा होता है। अब लिखा होगा तो किसके बारे में लिखा होगा, राजाओं तथा आम जनता, क्योंकि लोग रहते कौन थे, या तो राजा या तो आम जनता, पहले यही तो हुआ करती थी। तो राजाओं के बारे में और आम जनता के बारे में लिखी होती थी, साथ में इसमें धार्मिक मान्यता एवं विचार लिखी होती थी। और औषधियाँ, मेडिसिन जिसको कहते हैं, या फिर दवाइयाँ जो अभी के समय चलता है। अभी के समय तो खैर पुराने वाले दवाइयाँ नहीं चलती है, लेकिन फिर भी जो आयुर्वेदिक है ना, ये पुराने वाले के ही अनुसार चलती है। तो उसमें इसी सब चीज़ों की जानकारी लिखी होती थी विज्ञान के विषय में। उसके बाद अब क्वेश्चन उठा कि अगर ये लिखी होती थी तो क्या उस समय भी प्रिंटर मशीन था, आज की तरह लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सभी चीज़ें थी क्या। तो हमें जब देखते हैं तो
पहले कहाँ से ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट होगी, ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी। तो ये फिर सारी चीज़ें नहीं थी तो फिर लोग लिखते कैसे थे, ये लोग हाथों से लिखते थे। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये हाथों से लिखे होते थे, ये हाथों से लिखे होते थे जिसके कारण लिखते चलिएगा, इन्हें पांडुलिपि भी कहा जाता है, जिसके कारण इन्हें पांडुलिपियाँ भी कहा जाता है। तो एक्चुअली में पांडुलिपि क्या होता था, तो पांडुलिपि जो हाथ से लिखा हुआ किताब है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। यानी कि एक ऐसा किताब जिसमें राजाओं तथा आम जनता के जीवन लिखा हो या उनकी धार्मिक मान्यता एवं विचार लिखी हो, औषधियाँ या फिर विज्ञान के विषय में जो हाथ से लिखी हुई टोटल कहानियाँ होती थी उन्हीं को हम लोग पांडुलिपि कहते थे। और जब हम लोग पुराने ज़माने के अभी हम लोग पढ़ते हैं तो हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि देखो पहले किस तरीके से ये लोग रहते थे, ये लोग किस किस मेडिसिन का यूज करते थे और कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो फिर और हमें चीज़ मिलती हैं लिखित स्रोतों के अंदर। जैसे अगर आप देखेंगे रामायण, महाभारत, ठीक है, इनको ग्रंथ कहा जाता है। तो इस समय अगर देखिएगा ध्यान से तो महाकाव्य हो गया, ठीक है, ये अतिरिक्त लिखित स्रोत है, क्योंकि रामायण और महाभारत से भी हमें पुराने समय की जानकारी मिलती है। तो लिखित स्रोत में ये सभी चीज़ें भी आती थी। क्या क्या बोलिए, महाकाव्य के साथ साथ और क्या था, हम लोग इधर लिख देते हैं नीचे, पूरी तरीके से इसमें अट गया था, हम लोग इसको ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए तो ये और क्या क्या आती थी इसमें, तो इसमें आती थी महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक। इसको हम लोग और दूर तक लिखेंगे, ठीक है, इधर से हम लोग हटा देते हैं इसको। चलिए यहाँ देखिए इसमें और क्या क्या आती थी, तो इसमें आती थी महाकाव्य, उसके बाद पुराने ज़माने में जो कविताएं लिखी जाती थी, ठीक है, क्योंकि पहले राजा के दरबार में बहुत सारे ऐसे कवि थे जो कविताएं लिखते थे। कविताएं हो गया, फिर नाटक हो गया। तो इन सभी चीज़ों, महाकाव्य, कविताएं, नाटक, इन सभी चीज़ों से भी हमें ना जानकारी मिलती है। और ये सब लिखा हुआ होता था, लिखित स्रोत, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं। और साथ में ये सब क्या क्या थी, तो इसके अलावा भी देखिएगा तो महाकाव्य, कविताएं, नाटक हो गए, इन सभी चीज़ों में उनकी जानकारी मिल जाती है। अब फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया कि सर क्या अभी हम लोग हिंदी भाषा में पढ़ते हैं, तो उस समय भी हिंदी भाषा लोग जानते थे। देखिए हिंदी का विकास ना धीरे धीरे हुआ है, ये प्राचीन काल की भाषाएं नहीं है। प्राचीन काल में संस्कृत, पाली भाषा, तमिल, ये सभी प्राचीनतम भाषाएं जो शुरू से ही चली आ रही थी। तो इन सभी का जो लैंग्वेज है ना, महाकाव्य, कविताएं, नाटक, इन सभी को संस्कृत में लिखा जाता था। महाकाव्य को अक्सर संस्कृत में लिखी जाती थी, या उसके बाद कविताएं देख ले, नाटक उटक देख ले, तो इसे तमिल, कन्नड़ आदि में भी लोग लिखते थे, ठीक है। तो इनकी अगर भाषा की हम लोग चर्चा करें तो इनकी भाषाएं थी संस्कृत के साथ साथ इनकी भाषाएं थी पाली के साथ साथ इनकी भाषाएं थी तमिल। यानी कि ये सब इसी भाषा में लिखी होती थी और ये आज भी उपस्थित है। अभी देखिएगा तो फिर सर ये है कहाँ रखा हुआ, तो आज अगर उपस्थित है तो ये आपको ना पुस्तकालय में मिल जाएगा। पुस्तकालय हो गया, ठीक है, या फिर आपको ये संग्रहालय हो गया, इन सभी जगहों पर आपको यह देखने को मिल जाएगी। पुस्तकालय, संग्रहालय इत्यादि में इन्हें सुरक्षित रखा गया है। पुस्तकालय, संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया, इन्हें सुरक्षित रखा गया है। देखिए ये सब चीज़ें जो है ना सुरक्षित रखी जाती है, क्योंकि आप खुद देखिए कि पहले ना पेपर तो था नहीं। पहले कहाँ से पेपर आता होगा, इस तरीके से जो अभी हम लोग नोटबुक यूज करते हैं, ये नोटबुक तो पहले थी नहीं। अब जब ये नोटबुक नहीं थी तो आप खुद दिमाग लगाइए कि ये लोग लिखते कहाँ पे होंगे। तो ये जो पांडुलिपि लिखी जाती थी, ये लिखी जाती थी भोजपत्रों पर एवं तारपत्रों पर, ठीक है। तो यहाँ हम एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि पांडुलिपि, लिखते चलिएगा साथ, पांडुलिपि भोजपत्रों एंड तारपत्रों पर लिखे जाते थे लिखे जाते थे। अब फिर क्वेश्चन उठा कि फिर ये चीज़
अभी तक बचा हुआ कैसे। हाँ, सबसे बड़ी क्वेश्चन यही है। देखो, इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि बहुत सारी ऐसी पांडुलिपियाँ हैं जो पहले के समय में लिखा गया तो वो अभी कहीं नहीं मिलता हमें, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो उसमें से बच उच गया, जब वो हमें मिला तो हम लोग उठा के इसे पुस्तकालय या संग्रहालय में इसको सुरक्षित रख दिए, ताकि हम लोग इसको क्या करें, पढ़ के पुराने ज़माने के बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि हमको तो कहीं ना कहीं लिखित स्रोत से ही अधिक जानकारी मिलती है, ठीक है, कि उस समय के लोग सोचते कैसे थे, ये सभी चीज़ें हमको यहाँ से जानकारी मिलती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को जितनी भी चीज़ें प्राचीन काल में पढ़ेंगे या मध्य काल में पढ़ेंगे या आधुनिक काल में पढ़ेंगे, ये लिखित स्रोत से जानकारी मिलती है। और वस्तुएं में देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं जिससे हमें जानकारी मिलती है। पहले आप इसको समझ में आ गया पूरा, लिखित स्रोत के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें, कि पहले के राजा ना क्या करते थे कि बड़े से पत्थर या धातु की वस्तुएं होती थी, उस पर नुकीले पदार्थ उसको ऐसे, जैसे अभी अगर देखे होंगे रोड के किनारों में जो मंत्री लोग रोड बनवाते हैं, तो वो अपना क्या करते हैं, नाम लिखवा के एक अच्छे से एक फ्रेम बना के रोड के किनारे डाल देते हैं कि ये फलाने व्यक्ति के द्वारा रोड बनाया गया। पहले भी राजा लोग इसी तरीके करते थे कि वो अपना आदेश को क्या करते थे कि उसी तरीके के पत्थर पर नुकीले पदार्थ से उत्कीर्ण करके पूरा लिखवा देते थे, और फिर उसको उस जगह पे रखते थे जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते थे, ताकि जो लोग जितने लोग वहाँ से गुजरेंगे वो सब उन आदेशों को पढ़कर उन आदेशों को पालन कर पाएँ। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो थी यहाँ की अभिलेख, ठीक है। तो इसमें की जो अभिलेख थी, ये अभिलेख भी इम्पोर्टेंट थी। अब सुनिए, क्योंकि ये भी तो लिखित स्रोत है, क्योंकि अभिलेख पर भी लिखा ही क्या। अब देखिए, ये अभिलेख एक्चुअली में होता क्या था, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। देखिए, अभिलेख में देखें तो यह पत्थर या धातु के वस्तु पर उत्कीर्ण कर लिखे जाते थे, ठीक है। देखिए, पांडुलिपि और अभिलेख में ये इतना ही का डिफरेंस है कि पांडुलिपि को जो लिखा जाता था ये भोजपत्र एवं तारपत्रों पे लिखा जाता था, लेकिन जो अभिलेख को पहले के समय में लिखा जाता था ये कहीं ना कहीं पत्थरों पे उत्कीर्ण कर करके लिखा जाता था। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सी भाषा पढ़ लेते। अगर आप बुक उल्टाइएगा तो बुक को जैसे ही पेज पलटेगा आपको उसमें पूरा अभिलेख का एक पिक्चर दिखाई देगा, ठीक है। तो अब भी आप क्या कीजिए कि इसको वीडियो पॉज कीजिए और बुक का वो भाग पढ़ के देखिए जिसमें ऊपर में लिखा है मानव इतिहास को हम कैसे जानते हैं, और फिर उसके बाद पढ़िए, और यहाँ तक जब पढ़िएगा अभिलेख तक तो फिर रुक जाइएगा, ठीक है। क्योंकि तब आपको एक ऐसा पॉइंट समझ में आया कि अच्छा, जितने भी बात हम यहाँ लिखा है ये सारी की सारी आपके बुक के अंदर की ही बात है, बुक से बाहर हम कुछ नहीं समझाएं, बस आपका हम दृष्टिकोण परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। बुक पढ़िए। अब बुक पढ़ के अगर आपको ये नोट्स लिखना है तो आप ये नोट्स लिख लीजिए, वरना आपको जो सबसे बेहतर लगता हो आप बुक उठा के उसको लिखिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बेहतर और कोई स्टडी नहीं होता। हम यहाँ कितनों भी बता देंगे आपको कुछ याद नहीं रहने वाला। तो आप क्या काम कीजिए, पढ़िए, फिर जिस तरीके से हम अभी कनेक्ट किए हैं वैसे कैसे कनेक्ट करना है देखिए। कैसे जानते हैं हम इतिहास को, तो कुछ ना कुछ स्रोत रहा होगा, उस स्रोत को हम लोग 2-3 भाग में बांट देते हैं। पहला है लिखित स्रोत। अब देखिए बांटते क्यों है, ये चर्चा हम फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। देखिए, लिखित स्रोत में क्या होगा, लिखा होगा। अब लिखा होगा तो किन के बारे में लिखा होगा, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये राजाओं और आम आदमी, क्योंकि यही लोग रहते थे। अब लिखा होगा तो इसमें क्या क्या बात लिखी होगी, तो उनकी धार्मिक मान्यता एवं विचार होगा, औषधियाँ तथा विज्ञान का विषय होगा। साथ में देखें तो फिर क्वेश्चन उठा, ये लोग लिखते कैसे थे, तो ये लोग हाथ से लिखते थे, सिंपल सी बात है। किस चीज़ पे लिखते थे, तो भोजपत्र एवं तारपत्रों पे लिखते थे, समझा गया। तो ये इतना ही चीज़ है, और आपको इंटरलिंक करके पढ़ लेना, बुक पर ही आपको सब चीज़ समझ में आएगा। अगर शुरू में आप पढ़ते होंगे, क्योंकि जो बच्चे 6 क्लास में होते हैं उनको समझ में नहीं आता, और ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो 6 क्लास का BST BPC का बुक पढ़ना चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आता, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए उसके बाद हम लोग लिखित स्रोत में और भी देखते हैं, जैसे महाकाव्य हो गया, कविताएं, नाटक, क्योंकि ये सब भी लिखी होती थी और ये सब अलग अलग भाषाओं में मिलती है, संस्कृत में, पाली में, तमिल में, कन्नड़ में, ये सब अलग अलग भाषाओं में हमें मिलती है। तो फिर क्वेश्चन उठा कि सर अभी के लोग इसको पढ़ कैसे लेते हैं। देखिए, अभी भी संस्कृत जानने वाले लोग हैं,
अभी भी पाली भाषा जानने वाले लोग हैं। अभी भी बहुत सारे दक्षिण भारत में तमिल लोग बोलते हैं, तमिल बहुत बड़ी मात्रा में तमिल बोलते हैं दक्षिण भारत में। उसके बाद देखिए इन सभी चीज़ों को फिर रखा कहाँ गया, तो आप इसको नॉर्मली जान सकते हैं, पुस्तकालय संग्रहालय में रखा गया। ठीक है, अब बुक उल्टाइएगा, बुक का पेज पलटेगा, उसमें बहुत सारे ऐसे पुस्तकालय का नाम दिया है, जिस पुस्तकालय का आप नाम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा करके आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जैसे पटना में बहुत सारे ऐसे पुस्तकालय या संग्रहालय जहाँ पे ये आपको पांडुलिपि देखने को मिल जाएगा, महाकाव्य, ठीक है, उनके द्वारा लिखी हुई कविताएं, जो पहले के लोग कविताएं लिखते थे। उसके बाद देखिए इनको पांडुलिपि आप समझ में आइएगा। अभिलेख क्या है, क्योंकि इसमें एक और सेगमेंट है जो अभिलेख है, क्योंकि अभिलेख पर भी कुछ न कुछ जानकारियाँ लिखी होती थी। तो इस पर लिखा होता था, पत्थर या धातु की वो वस्तुएं होती थी उस पर उत्कीर्ण करके लिखा जाता था। और अभिलेख का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अभी आप रोड के किनारे देखते होंगे, जो बड़े बड़े मंत्री लोग रोड बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं। अगर समझ में। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में पुरातात्विक वस्तुएं क्या क्या थी। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद हम लोग आगे पढ़ने की फिर कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग अब पुरातात्विक वस्तुओं के बारे में जानेंगे। अभी तो जितनी भी अभी हमने चर्चा की थी ये सारी की सारी लिखित वस्तुएं थी। अब हम लोग पुरातात्विक वस्तुओं पर चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम जो भी बातें करेंगे वो पुरातात्विक वस्तुओं को लेकर, पुरातात्विक वस्तुएं कि हमको ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं मिलती है जिसके आधार पर हम इतिहास को जानते हैं। क्योंकि हम मेरा तो वही सेगमेंट चल रहा है, इतिहास को हम लोग कैसे जानते हैं, इसकी जानकारी हम लोग ले लें। तो देखिए पुराने समय में जब खनन किया जाता है ना, तो उसमें से पत्थर एवं, ध्यान से देखिए, उसमें से पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतें हमें मिलती हैं। पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतें जो हैं अभी भी मिलती है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की गई, तो उसमें जो साहनी जी थे, उनका पूरा नाम अब आई थिंक हमें अभी ध्यान में नहीं आ रहा, याद था लेकिन अभी माइंड्स के अंदर नहीं आ रहा। तो उन्होंने जब खनन किया था तो वो रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए खनन किया जा रहा था। उसमें से बहुत सारे ईंट क्या करते हैं, उन्हें मिलते हैं। तो उनको लगा कि नीचे कहीं ना कहीं ईंट दबा होगा, लेकिन बाद में जब पूरा डिपार्टमेंट उसको क्या करता, खोजने के लिए जाता, तो पता चलता कि बहुत सा बड़ा ईंट से बना हुआ इमारतें थी उसके अंदर। ठीक है, जिसके बाद एक नई सभ्यता की खोज की गई थी। तो आप देखिएगा कि पत्थर व ईंट से बनी इमारतें भी पुरातात्विक वस्तुओं के रूप में मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो और क्या क्या मिलते हैं, तो पहले के लोग कुछ न कुछ औजार इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, क्योंकि खाते होंगे तो फिर किस चीज़ से मारते होंगे। ठीक है ना, पत्थरों को, वो पेड़ पौधों को किस तरीके से काटते होंगे, तो वो लोग जो जिस तरीके का औजार यूज करते थे, ये भी हमें जानकारी देती है। ठीक है, अगर औजार में देखें तो ये नॉर्मली पहले पत्थरों से बनाए हुए औजार थे। बाद में फिर जैसे जैसे नए नए चीज़ों का खोज होते गया, फिर ये लोग धीरे धीरे परिवर्तन करके औजार में भी नयापन, या फिर ऐसे समझो कि टेक्नोलॉजी ला के औजार को भी परिवर्तन करने की कोशिश की। उसके बाद हम लोग आते हैं तो फिर देखते हैं इसमें इस समय ये लोग हथियार कौन सा यूज करते थे। ठीक है, हथियार, बर्तन। ठीक है, बर्तन के बाद और क्या क्या हो सकता है बताइए। मूर्तियाँ, मूर्तियाँ भी बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। मूर्तियाँ के अलावा और क्या होंगे, ज़रा सोचिए ऐसी कौन कौन सी वस्तु होंगे जो पुराने समय में यूज किए जाते होंगे। हथियार, बर्तन, मूर्तियाँ, और हो सकते हैं आभूषण। ठीक है, आभूषण के बाद अगर हम लोग देखें तो चित्र। मूर्ति और चित्र में फ़र्क होता है, आपको पता होना चाहिए। चित्र, क्योंकि ये लोग पत्थरों पर अलग अलग प्रकार से डिजाइन करके चित्र बनाते थे अपने महलों के अंदर। फिर हम लोग देखें चित्र के अलावा और क्या क्या मिलते हैं, सिक्के। ठीक है, और उस समय सिक्के जो हैं ये राजाओं के द्वारा जारी किया जाता था। देखेंगे सिक्के के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसको लिखते चलिए अभी साथ में, अगर नहीं लिख पा रहे वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करके लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज़ें आती होंगी, इसमें और चीज़ें आती होंगी, वो होती है मछली की हड्डियाँ हो गई। ठीक है, सिक्के तो आपको हमने ऑलरेडी बता ही दिया पहले। मछली की हड्डी के अलावा और क्या क्या होगा, जानवर एवं पक्षियों की हड्डी। ठीक है, जानवरों, पक्षियों एवं
एवं मछलियों की हड्डी। ठीक है, ये सभी चीज़ें ये वस्तुएं के अंदर ही मछलियों की हड्डी, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे जानवर की हड्डी मिलती है जिससे पता चलता है कि उस समय कौन कौन से जानवर रहते थे। ठीक है, ये पक्षियों की भी बहुत सारी हड्डियाँ मिलती हैं। ये सभी चीज़ों से हमें ना इस चीज़ की जानकारी मिलती है। आप इस चीज़ को ध्यान से नोट्स करते जाइए। मार्कर का ढक्कन गिर गया था। चलो आगे आते हैं। देखिए, अब इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो ये सिक्के थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल्स में हमको जानकारी देते हैं। अब ये सिक्के क्या होते हैं, तो ये सिक्के ना राजाओं के द्वारा जारी किए जाते थे। आप इसको अलग से लिख लीजिएगा कॉपी पर नीचे हेडलाइन बना के। हेडलाइन से देखें, देखो ये राजाओं के द्वारा जारी किए जाते थे। ठीक है, और इसमें कुछ अलग विशेष प्रकार की मूर्तियाँ बनी होती थी। ठीक है, या फिर ऐसा कोई चिन्ह लिपि उपी अंकित होता था जो उस समय चलती थी। जैसे बहुत सारे अभी अगर आप अभी के सिक्के को देखिए तो उस पर क्या है, अलग अलग प्रकार के भारत के अशोक स्तंभ का पिक्चर है। उसमें अशोक स्तंभ का जो देखते होंगे वो ऊपर पूरा पीछे से पिक्चर बना, जैसे 5 का अथी देख लीजिए सिक्का, आपको उसमें अच्छी तरीके से जानकर उसके नीचे 5 लिखा हुआ रहता है, रुपया लिखा होता है अभी के भाषा में, इंग्लिश में लिखा होता है रुपीज। तो अभी आप देखिएगा कि जो अभी का भाषा चल रहा है वो सिक्के पर ऑलरेडी लिखा होता है, उस समय भी वैसे ही लिखा होता था। और कभी कभी बहुत सारे सिक्के पर तो भगवान की मूर्तियाँ भी देखने को मिलती थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, राजाओं के द्वारा जारी किया जाता है। इस पर विशेष प्रकार का चित्र उत्र बना होता था सिक्कों पर, जो उस समय जो चीज़ मान्यताएं थी वो सभी चीज़ों को क्या करती है, हमें बताती है। ठीक है, इसको लिखते जाइए अभी साथ में। उसके बाद अगर आप देखिएगा बुक उल्टा के, तो जो पीले वाले भाग में लिखा है वो थोड़ा सा आपके पढ़ने लायक है। ठीक है, पीले वाले भाग में ही आप अगर देखिएगा तो सिक्के के बारे में जानकारी देगा, और इसमें सिक्के का जो अध्ययन है वो मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो आप इसको जानकारी रख भी सकते, नहीं रख सकते, लेकिन आपको जो मेन फोकस करना वो 2 चीज़ कि इतिहास हम लोग जानते हैं वो लिखित स्रोत के बदौलत, और जो पुराने समय में जो वस्तु मिला था उनके बदौलत जानते हैं। फिर क्वेश्चन उठा कि हम लोग तो नॉर्मली देख के बता ही नहीं पाते हैं कि पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतें देख के कैसे हम बता पाएंगे कि उसको किस तरीके से वो कैसे लोग रहते थे। हाँ, हम लोगों को नॉर्मल इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन जो लोग इनके बारे में रिसर्च करते हैं, जो लोग इनको पढ़ते हैं, जो लोग इन सभी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एंड ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद। अब ये क्या होते हैं, तो यह एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, लिख लीजिएगा कॉपी पर, एक ऐसा व्यक्ति या फिर वह व्यक्ति, ठीक से लिखते हैं इसको, देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे वह व्यक्ति। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वह व्यक्ति जो किसका अध्ययन करता हो, वह व्यक्ति जो पुरातात्विक, वह व्यक्ति जो पुरातात्विक वस्तुएं का अध्ययन करता हो, उन्हें हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि मानव इतिहास को हम लोग किस तरीके से जानते हैं। अब इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए या फिर हम हट जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखना होगा तो वीडियो पॉज कीजिए और रोक के लिख लीजिए। हम लोग फिर आगे चलते हैं यहाँ से डिस्कशंस की ओर, और फिर हम लोग यह जानने की यहाँ पे अब हम कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जब इनको यह सभी चीज़ें मिली होंगी तो ये लोग कैसे पता किए होंगे कि यह वस्तु इतना पुराना है, तो यह वस्तु अभी का है, कि यह वस्तु किस समय का। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए देखो, एक्चुअली इन सभी चीज़ों के निर्धारण करने के लिए बहुत सारी विधि अपनाई जाती है कि इसका जो मान के चलो पत्थर मिल गया, ईंट मिल गया, या औजार मिल गया, हथियार, कोई भी चीज़ जो पुराने समय ज़माने में बनाई हुई वस्तु मिल गई, फिर उसको समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, उनको कैसे पता चलता होगा कि यह वस्तु अभी का है, कि 10 साल पहले का है, कि 15 साल पहले का है, कि 20,000 साल पहले का। तो इसके लिए बहुत सारी ऐसी विधि होती है, लेकिन जो सबसे फेमस विधि है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और वह विधि है कार्बन 14 पद्धति। ठीक है, तो अभी हम लोग अगले में यही कोशिश करेंगे कि कार्बन 14 पद्धति क्या होता है, जिससे ये लोग इस चीज़ की जानकारी लेके ये इतिहास को हमें बताते हैं, या बुक के अंदर सभी जानकारी को लिखते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले।
चलिए अब हम लोग देखेंगे रेडियो कार्बन विधि, या इसी को कार्बन 14 पद्धति भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो रेडियो कार्बन विधि, रेडियो कार्बन विधि, या इसी को हम लोग कार्बन 14 पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, एक काम कीजिए, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, लिखने के बाद बुक उल्टाइए और बुक उल्टा के आप फिर से पढ़िए। बीएसटी बीपीसी का जो आपके पास बुक होगा क्लास 6 का, उसको उल्टा के पढ़िए और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि जितनी भी चीज़ें हम बताएं क्या उसका इंटरलिंक आपसे हो रहा है कि नहीं, और नहीं हो रहा है तो पढ़ना छोड़ दीजिए, वीडियो बंद कीजिए, जाके फिर से 1-2 बार बुक पढ़िए और जो भी चीज़ हम समझाएं उसको कोशिश कीजिए इंटरलिंक करने। जितना आप खुद से पढ़िएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। कितनों वीडियो देख लेने से कोई फ़ायदा वदा नहीं होता जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, और यह बात करवा भी और सच भी। तो आप लोग कोशिश कीजिए इस चीज़ को, नोटबुक पे नोट्स बनाइए, बुक पढ़िए। हम लोग इसलिए धीरे धीरे सभी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें, बस हम ये कोशिश करें कि आपका एक दृष्टिकोण बन जाए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं, देखते हैं रेडियो कार्बन विधि क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं इसमें कि कार्बन 14 एक्चुअली में होता क्या। ठीक है, ये कार्बन 14 होता है क्या, तो देखिए कार्बन 14 ना यह एक रेडियोधर्मी पदार्थ। अब ये रेडियोधर्मी पदार्थ क्या समझाते हैं। ये रेडियोधर्मी पदार्थ उसको कहते हैं जिसके अंदर से अपने आप छोटे छोटे कण बाहर निकलते रहते हैं। वो काम करे या नहीं करे, बैठा भी रहेगा, रेडियोधर्मी पदार्थ उसके अंदर से छोटे छोटे कण के रूप में बाहर उसमें से निकलते रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा अगर आपको इसको समझने की कोशिश करें तो ऐसे समझिए, हम लोग खाना खा लेते हैं, खाना खाने से हमारे शरीर में एनर्जी आता है, उसके बाद क्या होता है बताओ, हम लोग काम करें या नहीं करें, बैठल बैठल आराम से बैठे रहे, सुतल रहे, फिर भी कुछ देर के बाद 4-5-6 घंटे के बाद हमको फिर से भूख लग जाती है। इसका मतलब क्या हो, हम जो भी चीज़ खाएं, जो भी चीज़ एनर्जी बना हमारे, जो भी एनर्जी बना शरीर में, वो एनर्जी हम काम करें या नहीं करें, फिर वो एनर्जी धीरे धीरे क्या होती है, शरीर में पूरी तरीके से खपत होती रहती है। और जैसे ही खपत हो जाते हैं फिर हम लोग कुछ खाना खा के उसके एनर्जी को रीस्टोर करते हैं। ठीक है, तो भूख के एग्जाम्पल लेकर के आप कार्बन 14 को समझ सकते हैं कि यह भी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें से अपने आप छोटे छोटे कण बाहर निकलते रहते हैं, और कार्बन लगभग लगभग प्रत्येक वस्तु में पाई जाती है। हम जो भी भोजन करते हैं उसमें कार्बन का एक दूसरा रूप जरूर पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए आप। तो कार्बन 14 जो है प्रत्येक जीवित वस्तु में पाया जाता है, या प्रत्येक जितने भी वस्तुएं सब में पाई जाती है। तो देखो क्या होता है कि जब कोई वस्तु जिंदा रहता है, ध्यान से समझें, आप इसको बुक में भी पढ़ के आराम से लिख सकते हैं। आप एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हम आपको बना रहे हैं, बुक उठाकर बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप नहीं जानते, बुक आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी इसको पढ़ सकते हैं। आप जिसका जो मेन वेबसाइट है BST BPC, उस पर जाकर खोज लीजिए, या दीक्षा ऐप, दीक्षा नाम का एक ऐप आती है, आप इस पर जाकर भी बुक को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही लाया गया ऐप है, तो आप इस पर जाकर नॉर्मली रीड कर। लेकिन अगर आपके पास बुक है तो बुक से बेहतर कुछ नहीं है। ऑनलाइन तो पढ़िएगा ही मत, उसमें कॉपी क्योंकि जाइएगा मोबाइल से पढ़ने, कुछ और चालू करके देख नहीं लीजिएगा, उससे बेहतर है बुक खरीद लीजिए, ज़्यादा महंगे भी नहीं आती और बुक से ही हम लोग पढ़ें। अब ये कार्बन 14 आपको हम समझा दिए कि यह एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जिसमें से छोटे छोटे कण अपने आप निकलते रहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति जिंदा रहता है, जैसे हम अभी जिंदा है, तो क्या हम भोजन करेंगे तो कार्बन हमारे शरीर के अंदर आएगा। तो आपको पता है, तो कार्बन तो अपने आप निकलते रहता है। हाँ, तो कार्बन जितना हमारे बॉडी से निकला उतना फिर हम रीस्टोर कर लिए, खाना खा कर रीस्टोर कर लिए। लेकिन समझो कि हम यहाँ पे अभी ख़त्म हो गए, ख़त्म होने के बाद क्या होगा, हम तो खाना खा नहीं पाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो हम कार्बन 14 ले नहीं पाएंगे। और जब हम कार्बन 14 नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में से तो कार्बन ऑटोमेटिक निकलते जा रहा है, वो तो रुक नहीं रहा, क्योंकि वो रेडियोधर्मी पदार्थ, उसको जिंदा और निर्जीव से कोई मतलब नहीं, वो तो बेचारा निकलते गया, कार्बन 14 निकलते गया। हम हैं कि कार्बन रीस्टोर नहीं कर रहा है। तो देखो, जब तक हम जीवित थे तब तक हमारे अंदर कार्बन आ भी रहा था, कार्बन जा भी रहा था, आ भी रहा था, जा भी रहा था, आ भी रहा था, जा भी रहा था। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति मर गया, अब कार्बन उसके शरीर से निकल रहा है लेकिन आ नहीं रहा, तो बताओ क्या होगा, कार्बन 14 की कमी होगी कि नहीं होगी। और इसी चीज़ का अनुमान लगा के भौतिक शास्त्री क्या करते हैं कि इस रेडियो कार्बन विधि से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का उम्र पता करते हैं और आयु का निर्धारण करते हैं। फिर अभी जितना चीज़ समझाएं, हर एक चीज़ आपके बुक में लिखा होगा, जाइए
बुक उल्टाइए, बुक को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि हमने जो चीज़ अभी बताया वो समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में फिर से बैक कीजिए वीडियो, फिर से आगे देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और खुद से नोट्स बनाने की कोशिश, इसीलिए हम लोग नहीं लिखे, आपको यह खुद से लिखना है रेडियो कार्बन विधि क्या होता है, ठीक है। हम कल आपसे हो सकता है कि हम क्लास में भी चेक कर ले, ये भी पॉसिबल है रेडियो कार्बन विधि का, तो आप लोग नोट्स बना के ज़रूर रखिएगा। और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि रेडियो कार्बन विधि क्या है, या रेडियो कार्बन विधि से आप क्या समझते थे। इसका आंसर देखिए, हम क्या आंसर बताते जा रहे हैं कि कार्बन 14 पद्धति यह एक ऐसा पद्धति है जिसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु की आयु का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, ठीक है। किसी भी वस्तु की आयु का निर्धारण किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि जब कोई वस्तु जीवित रहता है तो वह कार्बन 14 ग्रहण भी करता है, कार्बन 14 निष्कासित भी होते रहता है उसके अंदर से। लेकिन जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह कार्बन 14 ग्रहण नहीं कर पाता, लेकिन उसके अंदर से कार्बन 14 निकलते रहता। तो इसी चीज़ का अनुमान लगा के भौतिक शास्त्री क्या काम करते हैं, किसी भी वस्तु का आयु का निर्धारण करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि ये काम भौतिक शास्त्री का, ठीक है, फिजिस्ट जिसको कहते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए आगे आते हैं। ये पूरा तत्वविद का काम नहीं है, ये भले उनको देख के अध्ययन करेंगे लेकिन आयु का निर्धारण वही लोग करते हैं। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कार्बन 14 पद्धति समझ में आ गई। अगर आप लोग इतना तक कम से कम बुक पढ़ लीजिए। हम लोग अगले वीडियो में यहाँ से उसके बाद देखेंगे कल कि तिथियों का मतलब क्या होता है, ठीक है। तिथि, अब देखो तिथि निर्धारण हो गया तो हम लोगों को तो फिर हमको तिथियों का मतलब, जो उसमें तिथि जो लिखा होगा उसका हमें मतलब तो समझना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ 200 ईसा पूर्व लिख देता है, तो कभी कभी सन 200 ईस्वी लिख देता है, सन 200 ईस्वी। अब इस दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता, ठीक है। तो हम लोग इसी चीज़ का डिस्कशन क्या करेंगे, कल के वीडियो में करेंगे। और उसके अगला जो वीडियो आने वाला है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग पूरा भारत का थोड़ा सा मैप भी डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि ये जो अभी देखे थे लिखित स्रोत और ये पुरातात्विक वस्तु, ये पुरातात्विक वस्तु हमको कहाँ कहाँ मिलती है हम लोग मैप पे जाके देखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या काम कीजिए, रिलैक्स में पढ़िए, ज़्यादा धर फराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग को बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है। नॉर्मली से आप निकालिए बुक, पढ़ना चालू कीजिए, आप पढ़ के खुद से नोट्स बनाइए। आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे और इस वीडियो में देखेंगे कि तिथियों का मतलब क्या है। इसमें सन ईस्वी, एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट BC ये सब देखने की कोशिश करेंगे। फिर थोड़ा सा भारत का मैप डिस्कशन करेंगे और भारत के मैप डिस्कशन करने के बाद यह चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो कल का वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब तक अभी आप जाइए फिर से बुक पढ़ने की कोशिश कीजिए।